Print. Today we are going to talk about your corrosion. What is corrosion? Corrosion. Corrosion क्या होता है बेटा? जैसे हमारे मेटल्स होते हैं ना, मेटल जितने भी मेटल्स हैं वो एक्सपोज होते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली मेटल्स, नॉट अबाउट द अदर थिंग्स. ओके, तो जो मेटल्स होते हैं दे आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. आपको पता है एटमॉस्फेयर्स में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल है, आपकी नाइट्रोजन अवेलेबल है, आपकी वाटर वेपर्स अवेलेबल होते हैं. तो ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर्स में जो वाटर वेपर्स हैं, आपकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, इसमें क्या होता है कि वो आपके मेटल्स को कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं. जनरली ऑक्सीडेशन होती है, उनके साथ रिएक्ट करके उनको किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जो मेटल का कुछ जो अपर सरफेस है वो क्या कर जाती है, वो किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, और कंपाउंड मतलब सॉल्ट में या किसी ऑक्साइड में, तो वो क्या कर जाती है, विदर अवे हो जाती है, मतलब उसमें से निकल जाती है. तो ऐसे ही को हम जो है वो कोरोजन बोलते हैं. पर कुछ मेटल ऐसे होते हैं हमारे, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, और जो लीस्ट एक्टिव है, जो कैसे हैं, लीस्ट एक्टिव है, इनकी कोरोजन नहीं होती है. ठीक है, तो मतलब दे सच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मैनी एग्जांपल यू कैन सी इन अराउंड ऑफ यू दैट. आपने देखा होगा आपकी जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं, लोहे के जो हमारी दीवार पे जो लगे होते हैं, तो उसमें जो जंग लग जाता है, या लोहे का कोई कंटेनर है उसमें जंग लग जाता है ना, देखा है हमने. और आपने सिल्वर की अगर ज्वेलरी देखी होगी तो उसको टार्निश हो जाती है, काली हो जाती है. इवन इनफैक्ट इफ़ यू सी द पॉट्स और यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर के, उनमें भी क्या हो जाता है, वो भी हरे हरे से हो जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं, है ना. तो ऑल दीज आर नोन एज अ कोरोजन ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो कोरोजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो मेटल की जो अब ऐसा थोड़ी होता कि आपकी कोरोजन हुई और मेटल ख़त्म हो गया. सिर्फ धीरे धीरे उसकी जो अपर सरफेस है वो जो है वो टार्निश होती जाती है. टार्निश होने के बाद वो फिर जब हम उसको धोएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी. तो जो आपकी जो डिटेरियोरेशन ऑफ योर मेटल सरफेस होती है विद इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक मॉइस्चर, वाटर्स एंड गैसेस, तो उसको हम बोलते हैं क्रोजन्स. तो क्रोजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल, या ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस भी बोल सकते हो. डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ विच रिएक्शन विद एयर और वाटर विच सराउंडेड इट, उसको हम बोलते हैं कोरोजन. क्या बोलते हैं हम उसको, कोरोजन. तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग, जिसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे. और रस्ट का जो है, रस्ट होती है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड. ये एज इट इज आ जाता है. वट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? 2-3 ईयर्स बैक ये कॉमनली जो है हर साल जो है इट यूज टू कम इन द पेपर. बट नाउ इट आई थिंक लास्ट ईयर इट डिड नॉट कम इन द पेपर. बट इवन देन यू शुड नो अबाउट द वट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग. तो रस्टिंग मतलब कोरोजन ऑफ आयरन इज नॉन एज अ स्पेशल टर्म, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. मतलब दिस इज ऑल्सो अ कोरोजन ऑफ आयरन, बट इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड एज अ कोरोजन. इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज अ रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, तो हम सबसे पहले जो बिफोर डूइंग द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब वी कैन अंडरस्टैंड द कोरोजन विद द हेल्प ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, तो बिफोर डूइंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स विच अफेक्ट द कोरोजन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरोजन्स को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ चुके हैं. हमने देखा है कि जो मोर एक्टिव मेटल्स होता है वो ईजिली जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब वो जो है अपने आयन लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा मेटल आयन्स में. तो हम बोलेंगे वो मेटल जो हैं वो ईजिली कोरोड हो जाते हैं जो एक्टिव होते हैं, जिनका ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैसा होता है, कम होता है. तो वो जो है ईजिली कोरोड होते हैं. ठीक है. नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल. अगर इम्प्योरिटीज हैं मेटल में बेटा तो वो भी जो है वो हेल्प करती हैं टू एनहांस द corrosion of metal due to the forming of या setting of voltaic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उनमें सेटल हो जाता है. जैसे प्योर मेटल होगा तो उसके साथ अगर और मेटल होगा इन एज ए इम्प्योरिटी, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो सेट हो जाएगा. इसके कारण जो है वो आपके पास
इम्प्योरिटी के प्रेजेंस में भी जो है मेटल जो है वो करोड करते हैं। दूसरा आपके पास है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास जो जहाँ भी मेटल है, अगर आपके उसके सराउंडिंग में अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है तो दैट विल एनहांस द क्रोजन। फॉर एग्जांपल सी वाटर में क्रोजन जो है वो इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू मतलब ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट तक इंक्रीज करती है एज कम्पेयर टू डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? वही बाय सेटिंग अप द इलेक्ट्रोलाइट्स योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेटिंग। ओके, आगे प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये जो है पानी में अगर वो प्रेजेंट होती है तो रस्टिंग जो है इंक्रीज करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। कैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होता है स्पेरिंगली डिजोल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्बोनिक एसिड। अभी हम रिएक्शन में करने वाले हैं। तो दैट कार्बोनिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट, दो इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बट इवन देन इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। तो डिस्टिल्ड वाटर के कंपैरेटिवली आपकी जो रस्टिंग है वो इंक्रीज कर जाएंगे इफ देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। एंड यू नो दैट इन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एंड दैट गेट्स स्लोली डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो दैट मीन्स द वाटर में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में होती है। आगे है प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। अगर हम आयरन को या किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो वो उसकी जो रस्टिंग है उसको रोकते हैं। वो हम डिटेल में करने वाले हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कोरोजन्स। ठीक है, तो हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब हम करेंगे मैकेनिज्म। अगर आप पेपर में आपको आता है मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, तो आप जो है मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन जो है वो किस तरह से इसको जो है हाउ विल यू मेक अंडरस्टैंड द एग्जामिनर of mechanism of corrosion in the form of rusting of iron, because it is a quite common process in our daily basis। तो इसको रस्टिंग ऑफ आयरन के फॉर्म में हम करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है वो इसमें जो है बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है रस्टिंग डिपेंड करती है, दैट इज योर जो क्रोजन है इसको हम हेल्प कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में क्या है कि इफ ऑक्सीडेशन इज अकर देयर एंड रिडक्शन इज हैपनिंग देयर देन वंस मेटल जो है वो क्रोड हो जाएगा और जो अदर जो है वो उसमें जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें जो क्रोजन्स में आपका जो मेटल है मेटल जो है वो एज ए एनोड एक्ट करता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और जो इम्प्योरिटीज़ हैं विच आर प्रेजेंट इन वाटर और एज वेल एज सराउंडिंग, अगर आपका पास जो सराउंडिंग है वो मॉइस्ट होगी तो उसमें जो है वो दैट विल एक्ट एज अ योर कैथोड। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो सेटअप होता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रोसेस जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो देयर इज अ सेटिंग ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कैसे करते हैं? जैसे आपके पास जो अनइवन सरफेस है, अगर आपने देखा होगा जहाँ पे पानी अगर जो है रुक जाता है, या आपने ये भी देखा होगा कि ड्यूरिंग बरसातों में रेनी सीजन में रस्टिंग जो है एनहांस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है देयर इज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, देयर इज़ अ नो सनलाइट, तो योर मेटल इज़ ऑलवेज एक्सपोजिंग टू द मॉइस्ट एयर। तो ड्यू टू द फैक्ट जो है आपके पास वो रस्टिंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो हम इन जनरल जो है रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कहाँ से होती है? अगर मेटल में कहीं अनइवन सरफेस है, अनइवन सरफेस में क्या होगा, वाटर जो है वो ड्रॉपलेट भी अगर रहता है तो देयर विल बी अ सेटिंग ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो कैसे होता है स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे होता है। लेट अस सपोज आपके पास ये मैंने मेटल सरफेस बना रही हूँ मेटल, और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी इवन सरफेस हो गई, हल्की सी, यहाँ तो मैंने बड़ा बनाया, बहुत हल्का ड्रॉप के बराबर अगर मेटल सरफेस आपकी अनइवन है, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी रस्टिंग। ठीक है, क्या होगा वहाँ पे बेटा, जैसे ये मेटल है, ये आपको पता है ये मेटल है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो वाटर जो है वाटर ड्रॉपलेट जो है इस पर जो अगर जो है स्टिक कर गया तो क्या होगा, अब इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इसमें सेटअप हो गया। क्या होगा, आपकी जो आयरन मेटल है ये क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन जो है वो
लूज करेगा, है ना, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन जो है इट गेट स्टार्टेड ऑक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है, एनोड एक्ट करता है, राइट। अब आपके पास जो है बेटा जो आपके पास इसमें जो वाटर है, वाटर में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अगर इसमें डिजॉल्व होती है तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। कार्बोनिक एसिड जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कार्बोनिक एसिड जो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। क्या देगा, H पॉजिटिव आयन। दैट H पॉजिटिव आयन विच आर गिवन इवन बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ योर वाटर एज वेल एज कार्बोनिक एसिड। जो H पॉजिटिव आइंस हैं दैट कंबाइन विद योर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, विद योर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर और इन एटमोसफियर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ से होंगे, आयरन के साथ, क्योंकि इट इज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स बिकॉज दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज स्टिक ऑन योर मेटल सरफेस। तो ये मैंने लिख दिया कि क्या होगा, यहाँ से आयरन जो है वो क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव आयन, यहाँ से आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आयरन गोज टू दिस वाटर ड्रॉपलेट्स एंड गिव ऑल्सो टू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द दिस फ्री इन द ऑन द दिस मेटल एंड व्हेन द H पॉजिटिव आयंस विच आर कमिंग फ्रॉम जो इससे आते हैं बेटा, क्या नाम लेते हैं उसको, कार्बोनिक एसिड से आते हैं, वो क्या करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे जो आयरन खोएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें जो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमें, तो ये बन जाएगा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो मतलब कि आपके पास अब यहाँ से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव आयन जो है वो बनेंगे। इनका आपस में क्या रिएक्शन होगा ये बाद की बात है। अभी हमारे पास जो है ये चीज़ जो है कैथोड एक्ट करेगी। ओके, समझ आई बात। मतलब आयरन जो है वो क्या करेगा, आयरन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि उसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, वाटर ड्रॉपलेट है जिसमें क्या है H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन प्रोवोक द आयरन टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो ये लूज करने शुरू कर देगा। मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है सेटअप हो गया, स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो गया। इसने जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और H आयन जो है वो H पॉजिटिव आयन जो है वो जो प्रेजेंट है वाटर ड्रॉपलेट्स में, उनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, सॉरी रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स एडिंग हो रही हैं, तो वो बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये जो है वो दिस प्रोसेस इज कीप ऑन गोइंग फॉर ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, सो द अंटिल योर आयरन विल टोटली डैमेज्ड और टोटली फिनिश्ड। ओके, तो क्या है इसमें जो है, हम इसको जो है अब डिटेल में करते हैं। ये तो मैंने आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप बता दिया। अब हम बोलेंगे एट एनोड क्या हुआ, वही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी वही लिखना है हमने। एट एनोड Fe जो है वो कन्वर्ट हो गए, सॉलिड लिख सकते हो आप यहाँ पे, Fe2 पॉजिटिव आयन में और +2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने लूज किए और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, जो मेटल लाइन जो है वो ये अपने जो सोल्यूशन में जो है वो मेटल आयन जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बोला कि H पॉजिटिव आयन कहाँ से आते हैं, जो ये H पॉजिटिव आयन है ये कहाँ से आए, जिसको हमने कैथोड बनाया है, तो ये कहाँ से आए, इसका रिएक्शन हम लिखेंगे इधर फ्रॉम वाटर जो है इट इज़ इट्स इलेक्ट्रोलिसिस इज पॉसिबल, तो ये H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आइंस इसमें आपको मिलेंगे। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड इफ इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर और इट इज स्पेरिंगली डिजॉल्व इन वाटर इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड, H2CO3 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड। एंड हमें पता है कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या है बेटा, कार्बोनिक एसिड जो है वो एसिड है, तो वो ये जो है वो H पॉजिटिव आयन देगा और ये देगा स्मॉल अमाउंट में। तो H पॉजिटिव आयन, तो मतलब वी गेट H पॉजिटिव आयन फ्रॉम योर your water as well as from your carbonic acid as I have already told you। तो अब ये जो H positive ions हैं ये जो H positive ion है these behave like a cathode, ये कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। और these H positive ion जो हमने रिएक्शन यहाँ लिखा है they combine with dissolved oxygen which is present in water and electrons which are losing by the iron and become water। तो इसमें जो है वो वाटर बन जाएगा। इसको बैलेंस करना है हमने, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड हो गया। आपके पास H2, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 4H आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4H। ओके, तो यहाँ पे 4H, इसको बैलेंस करने के लिए 4H, तो ये इक्वेशन नंबर इसको 2 3 कुछ भी बोल सकते हो। ये इक्वेशन नंबर 2, ये 3, ये आपकी 4 एंड दिस इज योर 5th इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा क्या है कि जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन अगर हम लिखें ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, तो क्या होगा, इसमें हम सिर्फ वही लिखेंगे जहाँ पे आपके पास रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रही है। ये वाले बीच के रिएक्शन हम नहीं लिखेंगे, ये वाले। ठीक है, तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ ऑफ रिएक्शन
इट इज़ इक्वल टू Fe सॉलिड और ये बना Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और दूसरा कौन सा हुआ 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये बना आपके पास 2H2। अब इसमें बेटा एक चीज़ है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे तो दो ही लूज, एक आयरन 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओवरऑल रिएक्शन जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। इसलिए जो है इसमें जो है वो इसको हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ऑन एडिशन ऑफ दिस 2 रिएक्शंस ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा 2 Fe आयंस मतलब मेटल्स, और इसमें जो है 4 पॉजिटिव H पॉजिटिव आयंस 4 प्लस आपके पास ऑक्सीजन होगी और 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए ये वाले, है ना। तो क्या आ जाएगा, मतलब ओवरऑल आपके पास ये रिएक्शन है कि जो आयरन है दैट विल कन्वर्टेड इनटू आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये आपके पास ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन जो है इसका जो है वो ये आ गया इस रेडॉक्स रिएक्शंस का, ठीक है। तो आपके पास जो आयरन की जो अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन बोलेंगे इट इज़ -0.44 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ योर दिस रिएक्शन जो है दैट इज़ योर ऑक्सीजन, इट इज़ इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल इट इज़ इक्वल टू 1.23 वोल्ट। ऑक्सीड यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जो है इन रिएक्शंस को याद कीजिए, दैट्स इट। ओके, अब बेटा जो फेरस आयंस हैं, जो यहाँ पे फेरस आयंस हैं, ये फेरस आयन जो हैं ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये आयरन फेरस आयन कहाँ गए, पानी में क्या है आपके पास ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये तो डिजॉल्व ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब जो आयन्स हैं आयरन के Fe2 पॉजिटिव आयन दे आर एक्सपोज टू योर ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर एज वेल एज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और पानी में प्रेजेंट है उसके साथ जो है कंबाइन करके जो है फर्दर जो है वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं Fe2O3 में, और ये जो Fe2O3 है जो ऑक्साइड है ये हाइड्रेट हो जाता है विद वाटर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन ड्रॉपलेट्स, है ना। तो हाइड्रेटेड एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 एक्स वाटर मॉलिक्यूल XH2O, और ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ दिस फेरिक आयंस, दिस फेरस आयन एंड कन्वर्टेड इनटू फेरिक, इट अगेन गिव H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव आयन आपको पता है H पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, कैथोड एक्ट कर रहा है। तो मतलब प्रोसेस जो है एक बार रस्टिंग स्टार्ट हो गई तो प्रोसेस जो है इट कीप्स गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। ओके, जब तक कि आपके पास आपका मेटल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो आपने देखा होगा अगर कहीं आपने जो है ऊपर आपका जो एक फॉइल ऑफ आयरन रखी होगी तो वो धीरे धीरे जो है वो फिर टूटने लग पड़ जाती है, वो फ्रेजाइल हो जाती है। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या होगा ये रिएक्शन बेटा, क्या हुआ, जो फेरस आयंस है विच आर फॉर्म्ड इन दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या करेंगे फर्दर कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ जो है कंबाइन करेंगे और ये बन जाएंगे Fe2O3। क्या बन जाएंगे Fe2O3। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन इतनी रही, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस आपके पास 8 पॉजिटिव आयन। अब देखो कितने सारे पॉजिटिव आयन जो हैं इसमें निकले, इतने सारे H पॉजिटिव आयन जो है इसमें निकले। ये H पॉजिटिव आयन फिर से क्या करेंगे, ये H पॉजिटिव आयन कहाँ गए, आयन कहाँ कंबाइन हो रहा है, इस वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इस रिएक्शन के बाद जो है H पॉजिटिव आयन फिर से आपके जो है ड्रॉपलेट्स में होंगे जो फर्दर प्रोवोक करेंगे आपके आयरन को टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स, और ये फर्दर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और इस तरह से प्रोसेस जो है कीप्स गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। ओके, तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये बन गया। और दिस फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 ये एक्स वाटर मॉलिक्यूल, मतलब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स नहीं है, इसमें एक्स वाटर मॉलिक्यूल ही इसको लिखा है। तो Fe2O3 XH2O में कन्वर्ट हो जाएंगे, XH2O में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसको बोलते हैं रस्ट, और ये ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, आपने देखा ही होगा रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो ये बेटा आपको जो है वो थ्योरी लिखनी है थोड़ी थोड़ी,
और ये जो रिएक्शंस हैं ये लिखने हैं, वेरी सिंपल रिएक्शन है, कई रिएक्शन रिपीट हुए हैं, कई जो हैं वो कुल मिला के जो है 10-15 रिएक्शन है। तो जब भी आपको मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन देना है तो आपने इस रिएक्शंस को रस्टिंग ऑफ आयरन को लेके देना है। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये आगे आपके पास है बेटा प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, कैसे हम क्रोजन को रोक सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो आयरन है हमारे पास, जो आयरन के बने हुए हमारे पास गाड़ियाँ आयरन से बनी होती हैं, हमारे घरों में आयरन बहुत सारा लगा होता है, हमारी अलमीराज आयरन से बनी होती हैं, हमारे एवरीथिंग यू कांट थिंक अबाउट यू कांट थिंक विदाउट बी आयरन्स। ओके, तो इसमें जो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन्स, इसमें आप सबसे पहले आपके पास आ जाएगा बैरियर प्रोटेक्शन। आता है बेटा ये भी पेपर में, बैरियर प्रोटेक्शन। कई बार जो है मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन आ जाता है, कई बार जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, इट सम टाइम सिंपली आ जाता है कि व्हाट इज़ बैरियर प्रोटेक्शन। तो बैरियर जैसे नाम सुजेस्ट कर रहा है, बैरियर प्रोटेक्शन, हमने इसको जो है वो बैरियर लगा देना है। मतलब कि जैसे आयरन का ये जो दिस इज़ योर पीस ऑफ आयरन है, अब इसको जो है ये कैसे जो है इसमें रस्ट लगती है, अगर इसके ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट जो है वो अगर ये तो सेटल हो जाए, या इट ऑलवेज कीप्स एक्सपोजिंग टू योर एटमोसफियर विच कंटेन्स योर वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इट इज़ योर एटमोसफियर। अगर हम बैरियर बना देते हैं एटमोसफियर को और अपने मेटल के जो हमारे पास सेपरेटस है या जो अप्लाइंसेस है, वट एवर द अप्लाइंसेस ऑफ मेटल, अगर उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं कि आपकी जो गैसेस हैं उस आयरन तक ना पहुंचे, तो उसको हम बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, बैरियर प्रोटेक्शन। ये सिंपलेस्ट मेथड है टू प्रोटेक्ट द यूटेंसिल्स फ्रॉम द रस्टिंग ऑफ द आयरन और कोरोजन्स। ओके, तो इसमें हम जो है क्या कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे हम घरों में आयरन की जो है वो लगाते हैं ना, खिड़कियों में लगाते हैं आयरन, तो उसको हम क्या करें, पेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट एंड द कॉमन जो आपका मेथड है, दैट इज़ योर सरफेस ऑफ मेटल जो है उसको हम कोट कर देंगे विद पेंट, और पेंट में जो है बिस्फिनोल होता है। क्या होता है, बिस्फिनोल। दूसरी बात है आपके जो है उसमें हम थिन फिल्म ऑफ ऑयल, आपने देखा होगा जो हमारे पास मशीनें होती हैं, गाड़ियाँ, उनमें हम ग्रीस और ऑयलिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे घरों में भी हमारे पास कोई ऐसा मशीन है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ऑयलिंग करते रहते हैं, तो वो जो है प्रोटेक्ट करता है आपके रस्टिंग से, ठीक है। थर्ड, हम मेटल को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लेटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं जिंक से, क्रोमियम से, जिसको टिन प्लेटिंग बोलते हैं, उसको एल्यूमिनियम प्लेटिंग बोलते हैं, उसको जिंक प्लेटिंग बोलते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग। मतलब कि हम जो मेटल है उसको जो है किसी ऐसी चीज़ उसके ऊपर लगा देंगे जिसको हम जिससे क्या होगा, मेटल जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। एक तो ये आपके पास आ गया। दूसरा बेटा आपके पास जो सेकंड आपके पास जो मेथड है, दैट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या, कि जिस भी मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है, जैसे हमने आयरन को प्रोटेक्ट करना है, आयरन को प्रोटेक्ट करने का जो मेथड है, इसको हम बेटा कोट करते हैं विद जिंक। आपको पता है जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है आपके पास -0.76 वोल्ट, एंड आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है Fe2 पॉजिटिव प्लस Fe, ये है -0.44 वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है वो कम है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन, हम आयरन को अगर हम ऐसे, पर चीप भी होना चाहिए वो मेटल, ऐसा नहीं कि हम सोने की, आयरन को बचाने के लिए हम सोने की प्लेटिंग कर दें, सोने की प्रोटेक्शन कर दें, दैट विल बी द क्वाइट एक्सपेंसिव। हमने ऐसे मेटल यूज़ करने हैं, ऐसी मेटल्स को यूज़ करना है टू प्रोटेक्ट अवर द मेटल विच वी विश टू प्रोटेक्ट, उसको हमने ऐसे से करना जो चीप भी हो और वो उस मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते। तो जिंक इज़ द मोस्ट कॉमन, क्योंकि जिंक इज़ चीपर देन दैट ऑफ योर आयरन। तो हम इसमें क्या करते हैं, जिंक को जो मेटल है उसको जो है वो कवरिंग कर देते हैं जिंक से। क्या करते हैं, जिंक को हम मेल्ट करते हैं और क्या करेंगे, आयरन के लॉ को उसको डिप कर देंगे, तो उसमें जो थिन कोटिंग ऑफ जिंक जो है मेटल के ऊपर आ जाएगी, राइट। तो इसमें क्या होगा बेटा, अब इसको प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ मेटल और आयरन भी बोल सकते हैं विद जिंक इज नॉन एज ए गैल्वेनाइजेशन। याद करना है बेटा, ये आपके पास ये भी 1 नंबर का आ जाता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, या विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं, राइट।
तो गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं बेटा क्या, प्रोसेस ऑफ कवरिंग द आयरन विद योर जिंक इज नॉन एज अ गैल्वेनाइजेशन। क्या है इसमें बेटा, अब आपको पता है कि अगर हमने जिंक से इसकी कर दी तो क्या होगा, ये जिंक जो है वो आयरन के बजाय जो है अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, खुद करोड होएगा और आयरन को आयरन को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लेस है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन होगी। अब देखो सपोज आपने जो कवरिंग की है उसमें स्क्रैचेस पड़ गए, क्योंकि ऑन एक्सपोजिंग टू एयर आपके पास जिंक जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने आप को, तो क्या होगा, फ्रॉम सम पैचेस जिंक जो है वो खत्म हो गया। अब क्या हो गया, जिंक एंड आयरन बोथ ऑफ देम आर एक्सपोज टू एयर और एक्सपोज टू वाटर या मॉइस्ट एयर, तो क्या होगा, अब उसमें क्रोजन हो गई, मतलब जिंक आपका खत्म हो गया है ना। तो क्या होगा, अब जिंक भी एक्सपोज है एयर के लिए और मॉइस्ट एयर के लिए, और आपका आयरन सरफेस भी एक्सपोज हो गई है। अब जिंक तो है ही है, अब इन दोनों में भी क्या होगा, दोनों का कंपटीशन, दोनों में ऑक्सीडेशन होगी, बट किसकी पहले होगी, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। तो इवन स्क्रैच भी पड़ जाए अगर द यूटेंसिल और मेटल लॉग और समथिंग एल्स, इफ इट इज कवर्ड विद जिंक और इफ देर इज अ स्क्रैचेस हैपन, तो इवन देन क्या होगा, स्क्रैच भी आ गई, क्रोचिंग भी पड़ गई, तब भी आपका जिंक ही एज कम्पेयर टू योर मेटल जो है वो आयरन जो है, जिंक ही अपने आप को की ऑक्सीडेशन होगी एज कम्पेयर टू आयरन, तो भी हमारा जो है वो जो मेटल है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। ओके, अगर सपोज बेटा हमने जो है टिन प्लेटिंग कर दी आयरन के ऊपर, क्या कर दी, टिन प्लेटिंग, एंड वी शुड नो दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टिन इज इट इज SN2 पॉजिटिव टू SN, तो ये जो है इट इज़ इक्वल टू -1.4 वोल्ट। अब देखो ये -4 है, ये -1.4 है, तो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है। इसका मतलब है जब तक टिन जो है कवर कर रहा है आपके मेटल सरफेस को, तब तक तो वो प्रोटेक्ट करेगा आयरन को, बट अगर स्क्रैचेस पड़ गए, मतलब जो टिन है क्योंकि वो एक्सपोज्ड है, उसकी ऑक्सीडेशन तो होनी है, तो अगर वो उसमें स्क्रैचेस पड़ गए तो इन केस ऑफ जिंक एंड आयरन आपका जिंक ने सेक्रीफाइस किया क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, बट इन केस ऑफ दिस आपके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आयरन का कम है। मतलब अगर आपके पास स्क्रैचेस पड़ गए मेटल सरफेस पे जो किससे कवर्ड है, आपके पास जिंक से कवर्ड, सॉरी अपने टिन से कवर्ड है, तो ऐसे केस में फिर हम आयरन जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन से बचा नहीं सकते। क्यों नहीं बचा सकते? क्योंकि आयरन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो टिन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम है, तो इसलिए हमारे पास ये जो मतलब अगर ये दोनों एक्सपोज हो गए ऑन गेटिंग स्क्रैच्ड, तो आपके पास आयरन जो है वो स्क्रैच होना, मतलब उसका करोड होना शुरू हो जाएगा एज कम्पेयर टू टिन। ठीक है, तो इस तरह से हम उन्हीं मेटल्स की, जिस भी मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है, हम उसी मेटल की कोटिंग करें जो कैसा हो, एक्टिव हो देन दैट ऑफ द मेटल विच वी विश टू प्रोटेक्ट। ओके, तो ये आ गया आपके पास सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। अगला है बेटा आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जो है वो क्या होती है, ऐसे अप्लायंसेज में हम यूज़ करते हैं जो अंडरग्राउंड यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। मतलब दिस प्रोटेक्शन इज एप्लीकेबल इन दोज केसेस इन विच द मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड। ओके, सच एज ये वाटर पाइप्स हैं आपकी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है वो ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जो है उसमें यूज़ किया। इसमें क्या है, ये जस्ट लाइक आपके पास जैसे हमने पीछे पढ़ी सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, सेम वही है। द डिफरेंस इज दैट कि जैसे आपके पास दिस इज योर वाटर पाइप, क्या है ये आपके पास वाटर पाइप है, योर वाटर पाइप है, इट इज़ अंडरग्राउंड। कैसी है ये, इट इज़ अंडरग्राउंड। हम क्या करेंगे, इस वाटर पाइप के साथ बीच बीच में जो है वो यहाँ पे ऐसे मेटल, एक्टिव मेटल, यू कैन टेक जिंक, यू कैन टेक मैग्नीशियम, तो उसको जो है ऐसे जो है वो पीस ऑफ मेटल लेंगे, किसका ले लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम का लिया, तो उसको जो है कनेक्टेड विद द वायर, मतलब यहाँ पे हम इसको वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको मतलब इसके बांध दी, तो अब देखो ये कनेक्ट है, ये सभी के सभी कंडक्टर्स हैं, तो ये जो है कनेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, जब इस आयरन की, अब आपको पता है आयरन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आयरन का, दैट इज इक्वल टू, याद भी हो गया होगा अब तक तो आपको, है ना, इट इज इक्वल टू -4.44 वोल्ट। और मैग्नीशियम जो है क्वाइट एक्टिव मेटल है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मैग्नीशियम का वो है माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, इट इज -2.37
वोल्ट ये है। अब देखो इन दोनों में क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर में जब ये आपके पाइप जो है ये किसके साथ है, एक्सपोज्ड है जब वाटर के लिए, वहाँ मिनरल्स भी होंगे, तो इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो मतलब होनी ही है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम के जो है वो लगा देंगे, मेटल जो है, ऐसे मेटल, एक्टिव मेटल, ऐसे मेटल के पीसेस को जोड़ देंगे तार के साथ जो ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेट हो गया। तो क्या होगा, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ क्वाइट लो एज़ कम्पेयर टू द आयरन। तो क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन होगी, किसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो, तो मैग्नीशियम की जो है ऑक्सीडेशन होगी, आयरन की जो है वो रिडक्शन होगी। तो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिकल, इसको हम इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, क्योंकि ये जो है कनेक्टेड विद द वायर से किया, तो हमने उसमें मतलब मेटल डायरेक्ट अपने आप को नहीं करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन जिसको मतलब आयरन की जो है वो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगी, इसको जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलते रहेंगे, तो इसकी मतलब कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। समझ गए। तो इस तरह से हम इसको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अगला है बाय यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। मतलब अगर हम मेटल को जो है उसमें एंटी रस्ट सोल्यूशन में जो है डिप कर देते हैं, तब भी हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंटी रस्ट सोल्यूशन। और एंटी रस्ट सोल्यूशन जो है आपको नाम पता होना चाहिए, तो एल्केलाइन फॉस्फेट क्रोमेट एंड एल्केलाइन क्रोमेट, मतलब आपके एल्केलाइन फॉस्फेट्स एंड एल्केलाइन क्रोमेट, दो तरह के। एंड एल्केलाइन फॉस्फेट, कोई भी फॉस्फेट्स होंगे पर एल्केलाइन इन नेचर होंगे, और एल्केलाइन क्रोमेट। अब क्या होगा, आपको पता है कि जब रस्टिंग कब होती है, कि जब वाटर में से या आपके जो H पॉजिटिव आइंस हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो जो एल्केलाइन है, एल्केलाइन क्या होता है, OH नेगेटिव देने वाले है ना, तो ये इसको जो है न्यूट्रलाइज रखेगा, तो मतलब इसलिए जो है ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो H आयन जैसे ही बनेंगे, जो एल्केलाइन सोल्यूशन उसको H आयन्स को ले लेगा, तो इस तरह से जो है वो H आयन जो है वो हम बनने ही नहीं देगा। तो इस तरह से हम यूजिंग एंटी रस्ट मटेरियल से भी हम आपके प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेटा, किसको, आपके यूटेंसिल्स को, विच आर वल्नरेबल टू रस्टिंग। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चैप्टर जो है बेटा यहाँ ख़त्म हो गया। होपफुली आपको जो अच्छा लगा हुआ, इंटरेस्टेड लगा हुआ, एक्सेप्ट योर बैटरीज। अगर बैटरीज आपको बेटा इन केस आपको नहीं समझ आई हैं, क्योंकि मैंने वो मतलब आप किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने इसलिए वो थोड़ा फास्ट बनाई थी, देखती हूँ कोई पूछता भी तो है कि नहीं। तो आपने बेटा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे पूछना है। यहाँ पे हमारा जो दिस चैप्टर इज़ डन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ ओवर एंड द थिंग इज़ नाउ, आज है आपके पास थर्सडे, आई थिंक इट इज़ थर्सडे। मंडे को आपका टेस्ट होगा। जिन जिन बच्चों ने तैयारी करी है वो मंडे को टेस्ट के लिए जो है वो तैयार रहें। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को टेस्ट जो है वो मंडे को नहीं किसी और दिन करना है, तो वो भी मुझे जो है वो इन टाइम जो है बताया जाए। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा बेटा स्टार्ट हो गया, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स। देखो बेटा, हमने वी हैव नाउ वी हैव लर्नड, यू हैव लर्नड इन +1 क्लास एंड एज वेल एज इन दिस क्लास, सो मेनी रिएक्शंस आर देयर, हमने पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा वहाँ पे कि रिएक्शंस आर फिजिबल व्हेन डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी जो है, इफ इट इज़ नेगेटिव देन दैट रिएक्शन इज़ फिजिबल। दूसरा हमने ये भी देखा कि अगर जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो वो भी आपके पास रिएक्शन कहाँ को प्रोसीड होता है वो बताता है। ठीक है, और ये हमारे रिएक्शन की बात हो रही है। रिएक्शन फिजिबल है तो कैसे फिजिबल और नॉन फिजिबल होगा, डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा G। रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जो है वो ज़्यादा होगा, बैकवर्ड की तरफ ज़्यादा होगा, ये बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच यू हैड ऑलरेडी लर्नड इन योर +1 क्लास। ओके, द अदर थिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन जो है वो कितनी स्पीड में, कितनी जल्दी, उसकी स्पीड क्या है रिएक्शन की, कम है ज़्यादा है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज स्पीड विद विच रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, और मैकेनिज्म क्या है उस रिएक्शंस का, इसके लिए हमने जो थर्मोडायनामिक्स है दैट हैज़ नॉट गिवन द सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। ठीक है, तो कि स्पीड से होता है, थर्मोडायनेमिक्स ने डज नॉट एक्सप्लेन दिस, तो वो चीज़ जो है हम केमिकल काइनेटिक्स के अंडर पढ़ेंगे कि किस स्पीड से रिएक्शन जो है होता है, कितनी स्पीड से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, कि किस मैकेनिज्म से जो है रिएक्शन जो है बनता है। ये सब जो है अंडर द नेम ऑफ केमिकल काइनेटिक्स जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या ये प्योर केमिकल काइनेटिक्स जो है ये केमिस्ट्री है विच प्योरली डील्स विद द
स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और नंबर 2, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड मैकेनिज्म बाय विच रेट ऑफ केमिकल मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड। इन दीज 3 चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विच वन इज रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरह से रिएक्शन जो है प्रोसीड करता है। नंबर 2, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को जो है वो अफेक्ट करते हैं। नंबर 3, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन जो है प्रोसीड करता है। ऑल दीज three concepts are come under in your chemical kinetics. So this is nothing but it is a branch of chemistry which deals with these 3 concepts which I have told you. First is rate of reaction, second is factors affecting the rate of reaction, and third is mechanism of reaction with which it proceeds. Okay, तो ये हो गया आपके पास chemical reaction, केमिकल काइनेटिक्स। अब है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेटा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने देखा होगा, जैसे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वो करते हैं कि कुछ रिएक्शन जो हैं वो विद इन 9 सेकेंड जो है वो हैपन हो जाते हैं, मतलब वो रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। कुछ रिएक्शन जो है दे टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ईयर्स, लाइक योर रस्टिंग ऑफ आयरन विच वी हैव लर्नड इट वेरी मतलब 2 मिनट 5 मिनट बिफोर। एंड कुछ रिएक्शन जो है वो विद इन लिमिटेड टाइम जो है विद इज सर्टेन रेंज ऑफ टाइम पे जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो हमारे पास इस तरह से 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है आपके पास लाइक योर, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल आपने +1 में भी किया, सो मतलब बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को पानी में घोलें, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को पानी में घोलें और उसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो भी पानी में घोलें, मतलब पानी में घुला हुआ सिल्वर नाइट्रेट एंड पानी में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड को जैसे ही एज सून एज वी मिक्स इट रिएक्शन इज कंप्लीटेड, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने दोनों को मिक्स किया वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब एकदम से जो है पीपीटीज ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो है बन जाते हैं। तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये रिएक्शन क्वाइट फास्ट है, मतलब दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है वो रिएक्शन इज हैपेंड। ओके, और अब एग्जांपल ले सकते हैं हम, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है, बेरियम क्लोराइड ये भी एक्वस पानी में घोला हुआ और उसमें हम H2SO4 डाल देते हैं, लिक्विड मतलब एक्वस डाल देते हैं, मतलब इसको हम बोलेंगे कि आपने H2SO4 जो है वो डाइल्यूट डाला, ठीक है। तो ये बेटा इसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड जो है वो बेरियम सल्फेट जो है वो ईजिली बन जाते हैं, बहुत फास्ट बन जाते हैं, पीपीटीज हैं ये। और साथ में बच गया आपके पास बेरियम सल्फेट बन गया और साथ में बचा आपके पास योर HCl। क्या बचा? HCl। बैलेंसिंग आपने कर लेनी है, बैलेंसिंग जो है आपने सीखी हुई है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड दीज रिएक्शंस आर आयनिक रिएक्शंस। आयनिक मतलब कि जब हमने इसको पानी में घोला तो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट विद ईच अदर, इट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। मतलब एज सून एज वी डिजॉल्व सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर, it changes into silver ion and nitrate ion, sodium ion and chloride ion. The ions are quite free in the water. When they are mixed together, the ions combine with each other. No breaking of bond, no making of the bond. Breaking of bond is happening here, and simply they combine with each other to form the new compounds. तो मतलब कि जो ionic reactions हैं, they are quite fast and their reaction rate is so fast you can't even imagine. 10 raised to power -12 to 10 raised to power -16 सेकेंड। सोच लीजिए, 1 सेकेंड भी बहुत, 1 सेकेंड से भी कितने 12 टाइम कम और 16 टाइम कम जो है वो ये 16 टाइम नहीं 16 मतलब इतने जीरोज लगा दीजिए, इतने टाइम जो है वो 10⁻16 टाइम जो है कम है, 10⁻12 टाइम कम है। तो इतना कम, मतलब पता ही नहीं लगा कब खत्म हो गया। 1 सेकेंड को भी टाइम लगता है, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 सेकेंड, उससे भी पहले, मतलब जैसे ही मिक्स हुआ वैसे ही बन गया। तो ऐसे रिएक्शन जो है दे आर क्वाइट फास्ट। और कौन से होते हैं फास्ट रिएक्शन? ये होते हैं आपके पास आयनिक रिएक्शन।
कुछ रिएक्शन जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये जो रिएक्शंस हैं ये कंप्लीट होने के लिए, मतलब अगर आपका रस्टिंग आज स्टार्ट होती है तो इट विल टेक 10 और 20 ईयर्स टू कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ दैट रस्टिंग, मतलब अगर कंप्लीट रस्टिंग ऑफ दैट आयरन पीस अगर देखना है, आपने देखा होगा पुराने घर हैं सालों सालों से खड़े हैं, तो वो तो ऐसा थोड़ी होता कि आज हुई और कल को ख़त्म हो गया, इट विल टेक अ टाइम। तो ऐसे रिएक्शन वन कुड नॉट इवन इमेजिन दैट रिएक्शन जो है मतलब ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वो रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होते हैं। ऐसे रिएक्शंस का भी रिएक्शन रेट फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, और ऐसे रिएक्शंस विच हैपेंड इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, इनके रेट भी फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। बट कुछ रिएक्शंस हैं जो क्या होते हैं, दे टेक सम टाइम और दे अकर इनकन्वीनियंटली मेजरेबल टाइम, मतलब जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो है वो उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वी कैन मेजर इजीली। ओके, कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे बेटा आपके पास इथाइल एसीटेट है, क्या है इथाइल एसीटेट, ये एस्टर होता है CH3COO2H5, इसको एस्टर बोलते हैं, इथाइल एसीटेट है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम एथाइल एसीटेट में ये डाल देते हैं तो इसमें बन जाएगा बेटा COONA। ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम लेगा, विद इन नो टाइम नहीं होगा, क्योंकि पहले इसके बॉन्ड टूटेंगे, इसके बॉन्ड तो टूटे ही होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिर कंबाइन होंगे, तो इट विल टेक अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसका रिएक्शन रेट, हम ऐसे रिएक्शन का रिएक्शन रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस को भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, जो है वो मेजरेबल टाइम में जो है ये होता है। इसलिए इन्वर्शन ऑफ शुगर C12H22, मतलब अगर हमने शुगर में H22O11, अगर इसमें जो है हमने वाटर डाला, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो ये हमारे पास बेटा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हम +2 में एक फुल चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इन्वर्शन ऑफ शुगर जिसको बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज ले लीजिए, फार्मूला दोनों का सेम होता है, क्यों इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है वो भी हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो वन इज ग्लूकोज एंड अदर इज फ्रक्टोज। तो ऐसे रिएक्शन जो है दे आर कंप्लीटेड इन सम कन्वीनियंटली मेजरेबल टाइम, सो ऐसे रिएक्शंस को वी कैन फाइंड आउट द रिएक्शन रेट। ऐसे रिएक्शंस का 2 रिएक्शन बताए मैंने, जो एक्सट्रीम केसेस में मतलब जिनका जो बहुत ही कम टाइम में या बहुत ही लेट, अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने लगूंगी तो फिर पहले मुझे बूढ़ा होना पड़ेगा, फिर मैं किसको समझाऊंगी, जब तक तो मैं बूढ़ी होंगी बच्चे और निकल जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का इसका रिएक्शन रेट इतना स्लो होता है कि वी कांट इवन थिंक अबाउट फाइंडिंग द रिएक्शन रेट ऑफ दिस रिएक्शंस। ओके, कि कितने टाइम में, अगर मतलब जब तक कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, जब तक रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, हाउ कुड वी फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन इन सर्टेन टाइम। ओके, तो इसलिए जो है इनकी फाइंड आउट करना मुश्किल है। आगे बेटा हम ये तो पढ़ लिया हमने कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनके रेट जो हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, या जिनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपके पास है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटा। जैसे बेटा आपने देखो आपका जो आपने देखा होगा कि जो गाड़ी है, गाड़ी चलती है, जब आपके यहाँ से गाड़ी चली और चंडीगढ़ पहुँच गई, तो हम उसमें उसका रेट फाइंड आउट करते हैं ना कि कितना टाइम जो है वो मतलब 4 घंटे में पहुँची, कितने घंटे में इसने ट्रैवल किया, इतना टाइम है ना, उससे हम उसकी स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस स्पीड से एवरेज इस स्पीड से ये गाड़ी या बस जो है चली होगी। सिमिलरली हम रेट ऑफ रिएक्शंस में भी हम क्या करते हैं कि जो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो का सारा कन्वर्ट हो गया कितने टाइम में प्रोडक्ट में, वो टाइम जो है उसका हम बोलेंगे क्या वो बोलेंगे हम रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट इज नथिंग बट चेंज इन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी की भी चेंज, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया या प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से बन गया, उसकी चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में जो है कितना रिएक्टेंट में चेंज आई, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे सपोज बेटा हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, ये रिएक्टेंट के लिए मैंने R लिख दिया और प्रोडक्ट के लिए मैंने P लिख दिया। अब रिएक्टेंट के आगे मैंने एक ही लिखा है और प्रोडक्ट के आगे भी एक ही लिखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास रिएक्टेंट जो है जब कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट जो है डिसअपियर होने लगेगा, है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी, और प्रोडक्ट पहले तो 0 था
जब जीरो टाइम पे करेंगे तो जीरो था, जब रिएक्टेंट 100% था तो प्रोडक्ट आपका जीरो था, जब रिएक्टेंट कम लगा होने तो प्रोडक्ट आपका इंक्रीज लगा होने। तो रिएक्टेंट जो है वो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज लगी होने और इसकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज लगी होने। तो वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो। रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन, कितने टाइम में, टाइम टेकन, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ प्रोडक्ट तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन। तो ये भी हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन कितने कंसंट्रेशन जो है पर यूनिट टाइम जो है ये डिक्रीज हुई, उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो सकता है। और किस कंसंट्रेशन से जो है वो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई पर यूनिट टाइम, इससे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। और अगर हम सपोज बेटा ऐसे चलते हैं कि लेट अस सपोज R1, और ये जो चीज़ है बेटा दिस इज़ द, ये जो हमने ये लगाया स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, रिमेंबर इट। एंड P1 इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है R1 इज़ अ कंसंट्रेशन एंड P1 इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T1, मतलब कोई टाइम था जिसमें हमने जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट की, तो उस वक्त हमने बोल दिया इसकी कंसंट्रेशन R1 है, इसकी P1 है। अब सिमिलरली हमारे पास R2 इज़ अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड P2 इज़ अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T2, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या होगा बेटा, इसमें हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना टाइम में जो डिफरेंस आया, तो हम बोलेंगे चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 2 माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 1, ठीक है। ये एक्चुअली चेंज इन कंसंट्रेशन आ गई। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी क्या हो जाए, दिस जो मैंने यहाँ पे डेल्टा लगाया है इट मीन चेंज, और ये जो ब्रैकेट है मतलब कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। तो ये हो जाएगी P2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स, ओके। तो ये आ गया। अब बेटा हमारे पास जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इस केस में भी चेंज इन कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि इसमें जो है, अब देखो रिएक्टेंट जब ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 2 जब टाइम ज़्यादा होगा, T2 मतलब हायर वैल्यू, और रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R मतलब टाइम जब क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R2 की वैल्यू, अब देखो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जब अभी टाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज T जो है 0 सेकेंड है, स्टार्ट ही हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है मैक्सिमम होगी। पर जब टाइम जो है 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी। तो मतलब क्या हुआ कि R2 की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस होगी एज कम्पेयर टू R1, है ना। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R2 इज लेस देन R1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है इसमें हम हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया तो आएगा माइनस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और अपॉन डेल्टा टी। आया समझ, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन मीन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इट इज नथिंग बट इट इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स, राइट। तो आगे आपके पास है कि अगर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब बेटा हमारे पास इस तरह से हम इसको करते हैं। अब इसमें देखो हमने क्या लिया, एक पर्टिकुलर टाइम, पहले टाइम कम था फिर ज़्यादा था, और यहाँ पे कंसंट्रेशन पहले, अब बीच में कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, किस तरह से हुआ, रिएक्शन रेट कैसे बढ़ा, हमने नहीं, हमने सिर्फ
एवरेज निकाला, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज अ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वेरी सून। ओके, तो ये आपके पास बेटा ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये जो आपके पास एक्सप्रेसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन, ये हमने तब किया जब हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज जो थी वो रिएक्टेंट के आगे भी 1 थी और प्रोडक्ट के आगे भी 1 थी। ऐसे रिएक्शंस भी हमारे पास होते हैं, उनका तो कोई चक्कर नहीं है। अब ये पेपर में आपको आता भी है कि आप इसको जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस इक्वेशन के लिए लिखिए। जैसे आपको आ जाएगा कि PCl5 इट इज़ गैस एंड इट फॉर्म्स PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, तो इसको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो कैसे होगा रेट ऑफ रिएक्शन बेटा इसका? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट लिख दिया मैंने। ठीक है, रेट इज इक्वल टू क्या होगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा PCl5 ऐसे है ना, डिवाइडेड बाई डेल्टा T, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो आपके जो ये बने हैं तो दोनों को प्लस नहीं करेंगे किसी एक का, क्योंकि जब ये डिसइंटीग्रेट होगा मतलब डिसोशिएट होगा तो दोनों जो है साथ बनेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि क्लोरीन पहले बन गई फिर ये बाद में बनेगी। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन दोनों में किसी की भी फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इधर इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विद रिस्पेक्ट टू T एंड और इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, मतलब इसके कंसंट्रेशन को टाइम के साथ कितनी चेंज हुई, अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, इससे करते हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा सेम, और इससे करते हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू जो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो सिंगल 1 ही है सब जगह, उनको तो हम सिंपली लिख देते हैं। इसी तरह आपके पास जो है और एग्जाम्पल है Hg प्लस Cl2 इज इक्वल टू HgCl2, उसका भी सेम आपके पास आ जाएगा, आपने खुद देखना है ये। अब आपके पास हमारे पास है कि कुछ रिएक्शंस हमारे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो डिफरेंट जो है होते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास जो है वो A combined with B, it is a hypothetical example, then we will take the actual example and it form the 2C। ठीक है, अब आपको पता है कि जो है इसमें जो है 1 मोल ऑफ A कंबाइन करा विद 1 मोल ऑफ B एंड 2 मोल ऑफ C जो है वो बना, इसमें 2 मोल ऑफ C बना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड B आर सेम, इनका जो डिसअपियरेंस सेम है, बट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज डबल देन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, है ना, यही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ disappearance of B is equal to rate of appearance of C। अगर तो ये सिंगल होता तब तो हम ये बोलते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, हम ऐसे बोल सकते थे। बट अब यहाँ पे तो अगर इसमें देखें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज डबल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको करेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, इसका मतलब है इसका ये अगर C होता है तो यहाँ पे क्या होगा? ये डबल रेट से अपीयर होंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और यहाँ पे आ गया C। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, 2 नहीं लगाना है यहाँ पे रेट ऑफ, मतलब जैसे जब ये डबल रेट से इनको डिसअपियर होने पड़ा तब ये जो है जो वो डबल मतलब आपके पास तब ये जो है वो एक C बनेगा। अदरवाइज अगर सेम रेट से मतलब ये नॉर्मल रेट से अपीयर होते हैं तो C जो है वो डबल रेट से अपीयर होगा। ठीक है, तो अगर इनको हम डबल रेट से डिसअपियर करते हैं तो C जो है नॉर्मल रेट से अपीयर होगा, ये मतलब हुआ इसका, है ना। तो अगर हम इन दोनों को करते हैं कि दे आर डिसअपियरिंग फ्रॉम नॉर्मल रेट, तो C जो है वो 2 के बजाय क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, देखो इनको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? 2 से हमने इसको डिवाइड किया, अगर मैं इसको जो है वो हटा देती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब क्या कि ऐसे रिएक्शन जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक डिफरेंस आती हैं, जो भी उनके आगे वैल्यूज लगी हैं उनको 1y कर देना है उतना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसका देख लेते हैं, पहले क्या लिखेंगे हम?
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन या सिंपली रेट भी कर सकते हो, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट्स हैं तो माइनस साइन लगेगा आगे, माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एंड इट इज इक्वल टू, ये जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू है इसको सिंपली हम नीचे ले जाएंगे, हाफ ऑफ, ठीक है, तो हाफ ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, इसमें पॉजिटिव ही आएगा, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, तो ये आपके पास बेटा इस तरह से हमने लिखना है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू विल हैव टू राइट टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन रिगार्डिंग ऑल द इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ऐसे आएगा बेटा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ दिस, या राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होंगे तो हम उसको जो है तब सभी के फॉर्म में जो है लिख लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, गैस, ये भी गैस, अब इसका लिखना है हमने रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको करना है आप लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू 2 है, इसको हम कर देंगे हाफ N2O5 और ये डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, और यहाँ पे क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ आगे माइनस लगना है, क्या लगना है, माइनस, और इधर इज इक्वल टू 1/4 NO2 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो यहाँ एज इट इज़ रह जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। जो डेल्टा है वो इससे बाहर रखना है बेटा, ये यहाँ रखना है बाहर, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर रखना है, तो ये आपके पास यहाँ भी डेल्टा बाहर आना है, आपका गलती से लिखा गया, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से आपके पास जो है वो रिएक्शन लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अनदर एग्जाम्पल ले, 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2, ये रिएक्शन है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI ये आ गया डिवाइडेड बाई 1/2 एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा H2 डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा I2 इज दिस, ठीक है। तो ये आपको बेटा पेपर में आते हैं, तो इसके जो है आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, और इसके बाद फिर हम जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पर बिफोर दैट आपने ये सब करना है थोड़ा सा ये, और उसके बाद जो है फिर आपको मंडे को आपका टेस्ट होगा, इसके लिए आपने तैयार रहना है, राइट। तो तब तक के लिए होपफुली आपको ये समझ आया होगा, तब तक के लिए जो है गुड बाय।